अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय शो से इट ऑल विद इफ़त उमर। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में, वो एक मल्टी डायमेंशनल आर्टिस्ट हैं। वो एक होस्ट भी हैं, राइटर भी हैं और एक्टर भी हैं, और जो कुछ भी हैं सुपर हिट हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वासे चौधरी की। अस्सलाम वालेकुम वासे, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। आज आप सब कुछ कहने के लिए तैयार हैं? एज माय नेम से इट ऑल विद इफ़त उमर। वेल आई विल ट्राई, मगर मैं कभी भी तैयार नहीं होता। अच्छा, आपको हम प्यार कर लें। शोबिज़ में आके वासे ने सबसे ज्यादा क्या कमाया? पैसे, शोहरत या दोस्तियां? शोहरत और पैसे और दोस्तियां भी, तीनों चीज़ें ही पोर्शंस में कमाई, और अल्लाह का बहुत शुक्र है। कुछ एक्चुअली मैं दोस्तियां जो सही मायनों में है, मैं हमेशा बड़ा पर्टिकुलर रहा हूँ। मेरे के दोस्ती होती है तो मेरी बहुत ज़्यादा होती है। मेरे स्टेजेस होती हैं दोस्तियों की। कुछ दोस्तियाँ बहुत ज़बरदस्त वाली भी कमाई हैं, फॉर विच आई एम ग्लैड। देन देयर इज फेम एंड देन देयर इज मनी। सो गॉड हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड, आई वुड से वेरी वेरी काइंड। खुद को राइटर अच्छा मानते हैं या होस्ट या एक्टर? तीनों में से एक भी नहीं। आई डोंट थिंक कोई इतना अच्छा कि मैं उसको कैटेगराइज कर सकूं कि अच्छा है, वो नहीं। बस ये आपने एज अ राइटर जो लिखा नंबर 1 रहा, आपने जो शो आप होस्ट कर रहे हैं एज एन होस्ट वो नंबर 1 जा रहा है, आपने जो एक्टिंग की, सुपर हिट फिल्म में एक्टिंग की, सुपर हिट ड्रामाज में एक्टिंग की आपने, तो हर जगह कामयाबी तो मिली है और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली है। लेकिन चलिए इस सवाल को हम ये कर लेते हैं, इन तीनों में से आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या? सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? मेरे ख्याल से मुझे एक्टिंग और होस्टिंग आई थिंक दोनों होंगी, मगर मुझे ये पता है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मुश्किल राइटिंग है। सबसे ज़्यादा मुश्किल राइटिंग, कोई मुकाबला ही नहीं है। बाकी किसी भी राइटिंग के साथ तो एक्टिंग, होस्टिंग, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, किसी चीज़ का कोई मुकाबला ही नहीं है। चले हम राइटिंग पे बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम मज़ाकरात पे आते हैं। जी जी, क्योंकि वो आप पिछले 3 साल से कर रहे हैं, और मैं अपने ऑडियंस को यहाँ बताना चाहती हूँ कि वासे का प्रोग्राम नंबर 1 प्रोग्राम है लेट नाइट एंटरटेनमेंट में। इस तरह के बहुत सारे और प्रोग्राम बने बाद में, लेकिन रेटिंग में और शोहरत में मज़ाकरात को जो जगह हासिल है वो किसी और को भी नहीं। अल्लाह और टीम का बहुत ज़बरदस्त उसमें अमल दखल है। तो मज़ाकरात ने वासे को वसी किया है या तंग किया है? डिड इट कंज्यूम यू? वसी बहुत ज़्यादा किया है, कंज्यूम ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि वो वसी होने तक के लिए बहुत ज़रूरी था कि कंज्यूम हूँ मैं, तो मैसिवली कंज्यूम हुआ हूँ और फिर मैसिवली ही वसी भी हुआ हूँ। अच्छा, एज अ होस्ट मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एज अ होस्ट का अपना कोई ओपिनियन होता है जिसके मुताबिक वो सवाल करता है आने वाले मेहमान से और उसको चैलेंज करता है अपने ख्यालात के मुताबिक, या जो होस्ट के अपने ख्यालात होते हैं बस उन्हीं को आसानी से वो आगे लाने की कोशिश करता है? नहीं, देखिए ये दो चीज़ें मुझे जो लगता है कि एक तो ये कि ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेट ऑफ योर शो, किस किस्म का है। कई जगह होता है कि आप बहुत न्यूट्रलाइज एक ग्राउंड देते हैं गेस्ट को कि वो बात करे जो वो करना चाहते हैं। फिर अगर कोई बात बहुत ऑफ हो जाए तो आप मे बी उसके ऊपर एक या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। लाइक इफ इट्स अ पॉलिटिशियन, मेरे केस में पॉलिटिशियन होता है, तो पॉलिटिशियन एक अपनी पार्टी की बात कर रहे होते हैं, तो मैं कई बार उसको काउंटर करने के लिए ऑपोजिशन या दूसरी पार्टीज़ का नैरेटिव दूंगा। कई बार होगा कि वो जनरली अगर कोई बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हो तो आप उसको ऑब्वियस आपको एक जवाब जो सिंपल सा होता है आप देते हैं कि सर ये भी तो एक तरीक़ेकार है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। इट डिपेंड्स ऑन दैट। आई थिंक इट वेरीज फ्रॉम शो टू शो एंड फ्रॉम द काइंड ऑफ गेस्ट दैट यू हैव। तो मज़ाकरात की कामयाबी का राज क्या है? आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि मज़ाकरात सबसे हिट शो है? देखिए, मज़ाकरात की कामयाबी का सबसे पहला राज तो ये है, आफ्टर गॉड्स ग्रेस, कि इट्स अ लॉट ऑफ टीम वर्क। पीपल यूजुअली जस्ट गो फॉर द फेसेस दैट कम ऑन द टीवी। हम लोग टीवी पे आ रहे होते हैं और लगता है यही है, सब कुछ हुआ है। बैक एंड टीम के बारे में कोई कम ही जानता है और कम ही लोग उनको क्रेडिट देते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। जो बैक एंड पे यूब खाबर साहब हैं, हाशिम खान हमारे डायरेक्टर हैं, हाशिम कारी, वो ये, और फिर जो दुनिया टीवी के अंदर जो और लोग हमारे साथ हैं, वो बड़ा मैटर करता है कि वो लोग क्या, वो एक सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। फिर आपके जो फ्रंट ऑफ कैमरा लोग आ जाते हैं, मैं हो गया, इफ्तिखार ठाकुर, कैसर पिया, अकरम उदास, ये सब कुछ, ये
एक पूरी कलेक्टिव वो होती है जो कि एक शो को, एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ लक, ऑनेस्टली देयर इज अ लॉट ऑफ लक दैट कम्स। अच्छा, मेरी जो यूब खावर साहब से आपके बारे में बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि एक तो आप एक्सटेम्पोर बोलने का आपके अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियत है और आप इंस्टेंटली सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, और जब तक आपको आपकी मर्ज़ी का जवाब ना मिल जाए आप पीछे लगे रहते हैं। तो एक प्रोवोक करने और कुरेदने में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है जी। प्रोवोक तो करना आसान होता है, कुरेदना बहुत मुश्किल होता है। मगर मैं आपको बताऊं एक बात, मुझे लगता है ऐसा, खैर मैं अपने शो के हवाले से बात करती हूँ, यू हैव टू बी मोर इंटरेस्टेड इन द अदर पर्सन, एंड दिस इज समथिंग दैट आई फील हैज़ not been happening in our, mostly you know people get celebrities to do interviews, वो celebrity अपने अंदर इतना बड़ा स्टार होता है वो उससे नहीं निकल पाता। फिर दूसरी चीज़ होती है, कुछ फर्स्ट टाइम होस्ट होते हैं और वो होस्ट फिर बहुत बड़े बन जाते हैं। जब वो बड़े बन जाते हैं तो वो उसमें होता है कि फिर अब मैं बताऊंगा आपको। तो सारी बात है, एक फैन फॉलोइंग होती है होस्ट के पीछे। कोई वो अगर सेलिब्रिटी एक्टर नहीं और वो पॉलिटिकल उससे होस्ट बना और बहुत हिट हो गया, so there's a lot of fan following that comes with it. People like to approach you, and especially if you are dealing with politics, so you know आपका कैनवस बहुत बढ़ जाता है। उसमें होता क्या है कि वो in a very weird way वो खुशामद आपको हिट करना शुरू कर देती है। और फिर आपको लगता है कि नहीं, फिर भाई आपने जो सवाल पूछा और आपने जो ये बात की ना, आप मानते नहीं वहाँ पे सिर्फ कहते हैं जी जी बस थैंक यू। अगर डीप डाउन कहीं एक दिन अकेले बैठे हुए आपको होता है कि क्या फंसाया था उसको। हाँ, वो बड़ी खामोशी से आपके अंदर स्नीक इन करती है ये चीज़, और फिर ये आपकी कॉन्वर्सेशंस में निकलना शुरू होती है। That's what I feel. which is good or bad? Which is bad. Which is bad. Which is bad, and depends on how you take it. I mean, it can give you confidence as well, but at the same time, it can be very deceiving. Like I always say, that fame is a very deceiving thing. It can make you feel good about what you have achieved, but at the same time, जो अब ख़ास तौर पे मुझे लगता है हमारे सबके साथ हो रहा है कि आपको ना डिसीव ज़्यादा कर रहा है। किस तरह? देखिए, तो ये डिसीव इस तरह कर रहा है कि एक तो आपको अपने बारे में एक गलत एजम्पशन होना शुरू होती है कि शायद मैं ही कुल हूँ इस वक्त। अच्छा, उसके अंदर भी ज़्यादा जो एक अजाब पड़ गया मुझे लगता है वो आजकल की जनरेशन में ये पड़ गया है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है, मेरे 1 मिलियन फॉलोवर हैं, तो यार 1 मिलियन फॉलोवर के बाद तो मैंने तो ज़मीन पे लैंड नहीं करना भैया। Really? अब तो 10 लाख। मुझे आप ये बता देना, आपके ड्रामे जब चल रहे थे, आपने जब स्टार्ट किया 90s में, आप मॉडलिंग कर रही थी, आपको क्या नंबर पता था अपने फैंस का? मैंने जब स्टार्ट किया बैक इन 2001, मैं तो मतलब नहीं पता था कि कितना नंबर होता है भाई। कोई मुझसे पूछे कि आप पे कितने फैंस हैं, तो हम यही कहते थे सैकड़ों होंगे, हज़ारों होंगे। अब आप किसी से पूछें तो वो उसके पास एक नंबर है कि मेरे 7 लाख हैं, मेरे 12 लाख हैं, मेरे 14 लाख हैं, मेरे 20 लाख हैं, मेरे 2 लाख हैं, whatever। और कुछ के तो सलमान खान से भी ज़्यादा हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये डिसीव कर रही है आपको चीज़, और ये मैं एक्चुअली फील करता हूँ कि वो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, बाय दैट आई मीन द फीमेल एक्टर्स एज वेल, वो उनको होता है कि अच्छा ये फला बंदा, मेरे तो भाई 3 लाख फॉलोअर हो गए हैं, तो ये 3 लाख फैंस हैं मेरे। अच्छा, वो चीज़ रियलाइज़ नहीं करते कि वो 3 लाख जो हैं, उनमें से वो 3 लाख जो हैं 235 और लोगों के भी हैं, उनको भी फॉलो कर रहे हैं, तो वो सबके एक ही म्यूचुअल फैंस चल रहे हैं। सो आई थिंक वो आप ना अपनी पर्सनल वर्थ को कई बार ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं, और पर्सनल वर्थ के साथ साथ आप फिर अपनी पर्सनल पावर, पर्सनल स्टेटस, स्टार स्टेटस, सेलिब्रिटी स्टेटस, इट कम समहाउ गेट्स यू द रॉन्ग आइडिया, और ये एंड में आपके लिए नुकसानदेह। एंड में आपके लिए नुकसानदेह होता है। एक ये तो एक ऑब्वियस जो आप मुझे आपने सवाल किया था उसके हिसाब से, उसके अलावा भी बहुत सी कबाहतें और बहुत से मसाइल हैं सोशल मीडिया और स्पेशली इंस्टाग्राम के साथ, विच आर अदरवाइज। अच्छा, बात से आपके 2 डेकेड्स पे तो आप काम मुहित है, पहुंच गया ऑलमोस्ट, अल्लाह हो ही गया है। जट एंड बॉन्ड से स्टार्ट किया, और जट एंड बॉन्ड जब आपका चल रहा था, फवाद आपके साथ जी, था फवाद, उसमें, अहमद, बिलाल, हम सब लोगों ने इकट्ठे, तो वो दोस्तियां अभी भी बरकरार जी हैं? बिल्कुल। वो देखिए, एक्चुअली जट एंड बॉन्ड के ज़माने में था, हम सब लोग कॉलेज में थे, नए नए हम कॉलेज में गए थे, तो हमने स्टार्ट कर दिया था, और उसमें से वो ड्रामा 3 साल 2 साल चला था। सो देयर वर लॉट ऑफ यंगस्टर्स दैट केम इन दैट प्ले, बहुत ज्यादा एनसीए के सारे तुम लोग का और बहुत से और लोग भी आए। अच्छा, वो बहुत से लोग में से मेजॉरिटी, बल्कि आई थिंक हम 4-5 ही हैं जो स्टिक किए इस फील्ड से, बाकी चले गए अपनी अपनी लाइफ में, कोई कहीं चला गया, कोई लड़कियां थी वो कहीं और चली गई, शादी हो गई, प्रोफेशन में चली गई।
तो हम 3-4 थे, मैं, फवाद, अहमद, बिलाल, आई थिंक हम 4 हैं जिन्होंने इसको एक्टिवली परसू किया और आज तक हम इस काम में हैं। तो वो दोस्तियाँ तो ऑफ कोर्स हैं उस वक्त। कोई फर्क नहीं बना, मतलब फवाद उतना बड़ा हो गया है कि जितना पॉसिबल जी बिल्कुल इस मुल्क में हो सकता है। जी, कुछ तो फर्क आया होगा। देखिए फ़र्क यही आया कि एंड एज अ राइटर यू आर अ सेंसिटिव पर्सन, तो तुम्हें कुछ फील हुआ? मैं ये नहीं कह रही कि वो प्राउड हो गया या कुछ हो गया। जी होता क्या, देखिए सिर्फ ये नहीं कि फवाद बड़ा हुआ, मगर उसके साथ मीडिया बहुत चेंज हुआ हमारा। जिस ज़माने में हम करते थे काम, हमने काम करते थे ऐसा कि हमने स्टार्ट किया काम में, जट मॉन्ट का इंस्टेंस आप ले लें, 2001 फवाद फास्ट से आ रहा होता था, मैं अपने कॉलेज से आ रहा होता था। अच्छा, हमारे बीटा पे हमारे शूट हो रहे होते थे, हमारे पास गाड़ियाँ भी नहीं थी, तो मुझे याद है मेरे घर पे एक गाड़ी थी, तो वो जिस दिन वो गाड़ी घर वालों से बच के मुझे मिल जाती तो वो बड़ा हमारा डे होता था कि आज तो अपनी गाड़ी पे आए हैं हम। वरना कई बार हम ड्रॉप हो रहे होते थे, फवाद भी रक्शे पे आ रहा है, मैं भी रक्शे पे आ गया, ड्रॉप होया, एक्टिंग करने आए हैं जी, हमने एक्टिंग की कॉलेज आवर्स के बाद और फिर हम चले गए अपने घरों को वापस। सो दोज डेज कि वॉक करके हम जा रहे हैं वो बेकरी से कुछ लेने के लिए, बीच में खुद ही स्पॉट बॉय भी नहीं था तो 3 लड़के खुद ही निकल पड़े सीन के दरमियान में कि यार आओ कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी कर आते हैं, या यू नो, सो यू नो दोज टाइम्स। बट अब ऑफ कोर्स अदर देन बीइंग, यू नो, आपका स्टेटस बड़ा हो गया, व्हाटएवर, फाइनेंशियली, otherwise he is the biggest star of this exactly country. So now if he has to go around with 6 bouncers, I mean I'm also seeing that day that he has to go around with 6 bouncers. I think what needs to be done is कि आपको खुद समझना पड़ता है कि यार you adjust it in your head कि ठीक है, एक दोस्त है, वो इतना बड़ा हो गया है तो बस हो गया है। अब आपकी दोस्ती वो अगले इंसान पे भी बहुत डिपेंड करता है कि उस तरह की रहती है नहीं रहती। सो वो हमारी है, हमने आपको जस्ट उसके मुताबिक कर लिया कि यार वो टाइम भी देखा जब हम बसों वैगनों में आए हैं, रिक्शों पे एक्टिंग करने आए हैं। आज अगर गाड़ी बड़ी हो गई है थोड़ी सी या बाउंसर साथ हैं, तो ये भी एक दौर था, वो भी एक दौर है। अच्छा, यू आर नोन फॉर योर सेंस ऑफ ह्यूमर और ironically और fortunately और you are known for that. Fortunately, yes, हाँ जी। तो मज़ाह को आगे रख के आप सीरियस से सीरियस बात कर जाते हो, कर सकते हो, ठीक है, ये ज़्यादा आसान काम होता है। आपने अपने इस एबिलिटी को अपनी राइटिंग में, अपनी एंकरिंग में कितना यूज़ किया या करते हैं? काफ़ी यूज़ किया मैंने एंकरिंग में, तो अब जाके मुझे मौका सही तरह से मिला। अर्ली आई यूज्ड टू डू होस्टिंग अवार्ड शोज एंड ऑल, लाइक लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है, आपको उसमें रखना होता है। ये ज़ाहिर बात है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म था, एंड देन द ऑडियंस वाज टोटली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ माय गेस्ट्स, देयर एक्टिव पॉलिटिशियंस एंड यू नो सेलिब्रिटीज़ भी हैं, मगर पॉलिटिशियंस भी होते हैं बिल्कुल, देयर MNAs, MPs, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स। तो उसमें सैटायर का एलिमेंट उस तरह से ज़्यादा एक्सरसाइज करने को मिलता है, और उससे पहले हल्का हल्का करता था जहाँ मैं हंस के जायका कर सकता था। अच्छा, तो मुझे बताओ, पॉलिटिशियंस ज़्यादा आसानी से अपना मजाक उड़वा लेते हैं या शोबिस के लोग? दोनों उड़वा लेते हैं, दोनों कर लेते हैं। एक्चुअली देखिए, मजाक उड़ाने से ज़्यादा मजाक कर रहे होते हैं, कर रहे हो। ये बड़ा एक वो एज है इसके अंदर एक। लेकिन पॉलिटिशियंस की तो आप काफ़ी हजामत मनाते नहीं, क्योंकि देखिए एक एक्टिव चीज़ है ना, एक मुल्क चल रहा है, उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर एक एक्टर होंगे हमारे, और ऊपर से गलतियाँ इतनी करते हैं, गलतियाँ भी हो रही हैं, इवॉल्विंग सोसाइटी है, इवॉल्विंग पॉलिटिक्स है, तो यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर थिंग्स टू टॉक अबाउट एज कम्पेयर टू सेलिब्रिटीज़, क्योंकि वो उस तरह से एक्टिव एवरीडे लाइफ में नहीं, कुछ ना कुछ हैपनिंग हो रही उनकी। एक ड्रामा होगा, आप उस ड्रामे में बात कर लेंगे, फिल्म होगी, आप फिल्म उस एक्टर से बात कर लेंगे, मगर इधर तो एक बंदा एक पार्टी के साथ अगर कोई भी हो एफिलिएटेड है, तो रोज़ कुछ ना कुछ वो कंटेंट दे ही जा रहे हैं आपको। सो देयर इज मोर अपॉर्चुनिटी ओवर देयर। अच्छा, अभी मैं आपसे चंद चीज़ों के नाम लूँगी या लोगों के नाम लूँगी, आपने मुझे एक सेंटेंस में बस कुछ बताना है इनके बारे में। या अल्लाह, ओके। भांड एक बहुत ही डिरोगेटरी टर्म जो कि 80s और 90s की कल्टिवेशन है फ्रॉम पंजाब। मैं मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा मुश्किल है भांड के ऊपर, मैं तो मजाक नहीं करूंगा ना। मुनव्वर ज़रीफ, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स दैट वी हैव सीन इन द लास्ट 50 years इन कॉमिक। उमर शरीफ साहब उर्दू के अंदर मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा नाम जो कि ह्यूमर से जुड़ा रहा है, और स्टैंड अप एक्ट के मास्टर। कराची और लाहौर के सेंस ऑफ ह्यूमर में फ़र्क? कराची और लाहौर के सेंस ऑफ ह्यूमर में फ़र्क तो है, बहुत ज़्यादा है। वो क्या है, एक जुमले में बताएं। एक जुमले में
लाहौर वालों के पास सोचने का टाइम ज़्यादा होता है। इंडियन फिल्मों का सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे से बहुत बुरा है। हमसे बुरा। अच्छा, मैं अपने तई में पंजाबी हूँ और मुझे अपने तई एक ये जोम है कि पंजाब का सेंस ऑफ ह्यूमर जैसा दुनिया में कहीं नहीं। जी बिल्कुल। क्या ये सही है, क्या गलत है? डू यू एग्री? क्यों? 100%। क्योंकि एक देखिए, कुछ लैंग्वेजेस के अंदर एक पंच होता है, एक लय होती है। पंजाबी के अंदर वो लय है। पंजाबी ज़बान के अंदर जुगत, जिसको वन लाइन कहते हैं इंग्लिश के अंदर, जुगत का उर्दू में वो पंच नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा तो पंच आ जाएगा। मगर फिर भी उर्दू एक नफीस ज़बान है ना, तो नफासत से ही एक जोक आता है। और आप जितना भी करना, मैं आई थिंक उमर शरीफ साहब इज़ द बेस्ट एग्जांपल, जो कि उर्दू के ह्यूमर को मैक्सिमम उसके, जिसे कहते हैं च्युइंगम को खींचते ज़्यादा नहीं हो सकता, तो वो इतना ही खींच सकता है बस। पंजाबी के अंदर एक लय है। आप पंजाबी के अंदर जुगत मार लें, उसका पंच ज़्यादा आएगा। पंजाबी के अंदर गाली देते हैं तो पंजाबी के अंदर आपको मज़ा आता है। उर्दू में दे के दीजिए वो गाली। बिल्कुल सही बात है। उर्दू में गाली देंगे तो जो कि नहीं देनी चाहिए तो गाली तो किसी, लेकिन आप पंजाबी की गाली अपने दोस्तों को भी दे रहे होते हो, आराम से दे रहे होते हो। आराम से, मगर उसका पंच ज़्यादा है। ये भी एक नेचुरल चीज़ है, पंच है तो है भाई, लय है उसके अंदर। अच्छा, अब आते हैं फिल्मों की तरफ। जी जी ठीक है, आप वही राइटर हैं जिसने जैक्सन हाइट्स भी लिखा जी, जिसने वो पूरी बारात सीरीज भी लिखी, स्वाय पहले वाले सीजन जी, पहले आज़र की बारात नहीं लिखा। हाँ, उसके बाद वाली सारी आपने लिखी। लेकिन जैक्सन हाइट्स लिखने वाले से पता चलता है कि आप एक्सपेरिमेंटल चीज़ें भी लिख सकते हैं, बट आपने कमर्शियल ही चीज़ें ज़्यादा लिखी। एज अ राइटर आपको लगता नहीं है कि सोशल चेंज लाने के लिए आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो एक्सपेरिमेंटल हमें, जिन पे काम करना चाहिए और अभी तक आपने नहीं किया? अच्छा देखें फिर, एक्सपेरिमेंटल काम तो मेरे ख्याल से, अब मुझे नहीं पता, एक्सपेरिमेंटल भी रिलेटिव वर्ड है यहाँ पे। वो ड्रामे बनते रहते हैं एक्सपेरिमेंटल, अगर तो एक्सपेरिमेंटल आप कहें, उडारी और इस तरह के ड्रामे बीच में बनते हैं जो कि डिफरेंट टॉपिक्स पे, सोशल इश्यूज़ पे बन रहे हैं, मेरे ख्याल से वो बनते रहते हैं। जहाँ तक मेरे उसका ताल्लुक है, वो स्टोरी सिर्फ एक्सपेरिमेंटल थी, कास्ट तो उसकी बहुत मेन स्ट्रीम थी। नुमान एजाज, आमना शेख, मरीना खान, अदील हुसैन, तो एक बड़ी मेन स्ट्रीम वो तो देखें ना, वो तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर का प्रेरोगेटिव हो गया। एज अ राइटर जो आपकी आप समझते हैं। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखें इतना ज़्यादा काम नहीं आ सकता ना। एक वो बड़ा मेरे दिल के क्लोज था, जब मैंने सोचना शुरू किया, वो स्टोरी मैं बताना चाहता था। महरीन के साथ बहुत डिस्कशन हुई मेरी उस पर। फिर उसके बाद हर रोज़ तो नहीं आती ना आपको इतनी अच्छी स्टोरी, या कोई इतनी डिटेल्ड स्टोरी, या एक एंगल होता है आपका। मुझे उस वक्त वो एंगल था, मेरा ख्याल था, आई ऑलवेज थॉट के अगर जैक्सन हाइट को और से देखें, उसके अंदर बड़े ग्रे कैरेक्टर्स थे। बोथ द मेन वर वेरी ग्रे, दे वर नॉट ब्लैक और वाइट जो हमारे ड्रामा में होते हैं कि विलन है तो विलन है, मर्द है तो वो। That was a very close to reality play। वो रियलिटी, तो वो मेरा एक पर्सपेक्टिव था, मैं बताना चाह रहा था। और मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि ये भी होता है, ऐसा मर्द भी है कि अगर उसने शादी की हुई है और उसके बाद वो कोई और उसको पसंद आ गया, वो मजबूरी के तहत शादी है, एक बड़ी एक एवरीडे लाइफ में वी आर वेरी ग्रे पीपल। दैट वाज माय पर्सपेक्टिव। तो वो मैंने करके देख लिया। वो ड्रामा कमर्शियली बहुत फ्लॉप हुआ था बाय द वे, तो ठीक है, वो भी मेरा एक रंग था जो मैंने दिखा दिया। बाकी डॉली की बारात एक और एंगल था, वो जिस तरह का वो ड्रामा था मैंने उसके हिसाब से वो लिख दिया। मगर जैक्सन हाइट जैसे ड्रामों की इतनी दैट वेरी डिफिकल्ट टू पुल ऑफ। आई मीन नॉट, वो हम बड़े लकी थे महरीन में कि हुमायूं सईद उस वक्त मान गया, उन्होंने न्यूयॉर्क में जाके ड्रामा शूट किया, कोई चीट वगैरह नहीं था। कोई 40-45 दिन का शूट न्यूयॉर्क में कौन करता है, और उस ज़माने में उन्होंने कर दिया, और कास्ट तो हमारे पास ज़बरदस्त थी। तो वो एक दिल में बात थी, वो खुशकिस्मती थी कि वो बात कहने का मौका मिल गया, और देयर वर पीपल अराउंड हु काइंड ऑफ मेड इट हैपन। तो ऐसी फिल्में लिखने का दिल करता है वासे? ऐसी फिल्में अभी तो नहीं मेरा दिल कर रहा। अच्छा, दिल ही नहीं कर रहा? नहीं, क्योंकि मुझे कहानी नहीं उस किस्म की कोई अपील कर रही। मेरे पास हैं कहानियाँ, मेरे पास देखें अक्सर होती हैं, मगर देखिए फिल्म के अंदर ना असल में जी बड़ा मसला ये है, मैं क्योंकि मेरा अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा सिनेमा इंडस्ट्री से ताल्लुक रहा, फैमिली की वजह से। जी बिल्कुल, वो एग्जैक्टली, तो वो बचपन में सुना सारी पाकिस्तानी फिल्में देखी। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दे वर इन दिस बिजनेस फॉर 70 years बिफोर पाकिस्तान एक्चुअली। तो मैंने ना बड़ा कमर्शियल एंगल देखा, फिर मैंने वो टाइम भी देखा कि जब सिनेमा ख़त्म हो गया, टीवी चल रहा था, और फिर कोई फिल्म बनाने को तैयार नहीं था। तो मेरे ना कहीं बैक ऑफ द हेड मुझे प्रोड्यूसर बड़ा उस पर रहम भी आता है कि प्रोड्यूसर रहेगा तो फिल्म बनेगी। तो उसके अलावा मुझे अपना पर्सनल शौक़ नहीं पूरा करना, एटलीस्ट तब तक कि जब तक मैं किसी को डिसीव करके ना करूं। कोई मुझे ऐसा कोई प्रोड्यूसर मिल जाए। यानी कि आप
के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो भी फिल्म लिखें प्रोड्यूसर को उसमें पैसा मेरी कोशिश कम से कम ज़रूर हो, बाद में फिल्म चले या ना चले इसकी गारंटी नहीं होती, मगर मैं बिल्कुल ही वो यानी कि हरकत तो ना मसाला करूं। फिल्म लिखनी है, मसाला या Sure hit. नहीं, एंटरटेनिंग फिल्म होनी चाहिए जी, ठीक है। तो चेंज कैसे आएगा तो सोसाइटी चेंज में? क्या, सोसाइटी में चेंज क्या लाना है मुझे बताएं आप। कोई चेंज की जरूरत आप नहीं। चेंज ला रहे हैं ना, आप देखें, जिसके पास जिसका जैक लग गया और जिसको पसंद है वो जाके देख ले केक, वो देख ले लाल कबूतर। मैंने तो नहीं रोका ना किसी को। तो मैं अगर जवानी लिख रहा हूँ तो यार मैं जवानी लिख रहा हूँ, Okay. आप बना लें So चेंज। you believe in entertainment for the sake of entertainment, No, I not believe in for entertainment. the sake of change. No, entertainment for the sake. This is a very, I find this debate to be very weird. Okay. Because the thing is कि जी मैं तो नहीं प्रोड्यूसर मैं अब ये बात बड़ी वो awkward हो जाएगी और मैं करना नहीं चाहता। Let's discuss it. No, but I am going to tell you. For me, it's very important that a producer has to make money. At least I have to try for sure that it has to make money. मेरी जो अपनी sensibility पाकिस्तानी सिनेमा की जो रीडिंग्स हैं, बिजनेस की भी, बॉक्स ऑफिस की भी, मैं उसके मुताबिक एक कहानी करता हूँ। हमारे पास बड़ी कहानियाँ आती हैं, मुझे पता होता है कि इस फिल्म को सिनेमा में देखने कोई नहीं आएगा। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे फिल्म मेकर्स डिसीव भी बहुत हो रहे हैं। फिल्म मेकर्स, मैं कहता हूँ उनको, डायरेक्टर्स नहीं कहता, वो डिसीव हो रहे हैं ईरानियन सिनेमा से। Deceive हो रहे हैं? जी, ईरानियन सिनेमा से डिसीव हो रहे हैं। Inspire हो रहे हैं कि deceive? इंस्पायर हुए, आप प्रोड्यूसर को डिसीव कर रहे हैं। एक चीज़ आप ज़रा समझने की कोशिश करिएगा, मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँगा, जरूर। जिसके ऊपर मुझे बहुत से फिल्म मेकर्स और ब्लॉगर्स जो हैं वो शायद बाद में गालियाँ भी दे रहे हों, बट आई डोंट गिव अ डैम। आप ईरानियन सिनेमा देखते हैं, ईरानियन सिनेमा जो है वो पाकिस्तानी टेलीविज़न है। पीछे है पाकिस्तानी नहीं, आपको मैं समझाता हूँ किस तरह। आपका पाकिस्तानी टेलीविज़न जो है वो रियलिटी बेस्ड एक्टिंग, रियलिटी बेस्ड शूटिंग, रियलिटी बेस्ड एवरीथिंग के ऊपर बेस्ड है। इंडिया के अंदर सिनेमा जो है वो एग्जैजरेट, उनका टीवी भी रियलिटी बेस्ड नहीं है। ये अब इस चीज़ को समझिएगा। लेकिन उनके देखे दो टीवी की हैं, एक वो जो अपने मासेस के लिए बनाते हैं और एक दूसरा जो वो टीवी बना रहे हैं जिसमें मेड इन हेवन उन्होंने बनाया, सीरीज अब बनाई। रुक जाइए, आप जंप कर गए गन। ओके, ये जो आपने मेड इन हेवन और सेक्रेड गेम्स बताया, ये नेटफ्लिक्स की, लेकिन उनके ये अपने 2 भी साल पहले अपने है। चैनल के सोनी पे जो चलते हैं। कुछ नहीं सोनी पे चलाते वो। पिछले 20 साल का इंडियन टेलीविजन, सोनी, कलर्स, जी टीवी उठा लें, 8 से 10 के दरमियान में उन्होंने आपको सिर्फ सास बहू बेचा। नॉट अ सिंगल प्ले दे हैव रन। एक्सपेरिमेंटल भी किया था, जी जिंदगी बंद हो गया आखिर में। ये एक बड़ी साइकी है। वो लोग टीवी पे देखते हैं एग्जैजरेटेड चीज, ढैन ढैन ढा ढा, लाउड मेकअप, एवरीथिंग। इसीलिए जब सिनेमा के अंदर बनी ना गैंग्स ऑफ वसेपुर, तो दे वर लाइक, अरे रियलिटी बेस्ड इस तरह का होता है, इट अपील टू देम। पाकिस्तानी टीवी सिंस इट्स इंसेप्शन इज बेस्ड ऑन थिएट्रिकल स्टाइल ऑफ एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन। ठीक है, आप पीटीवी के ज़माने में एक्टिंग करते थे, 3 कैमरे, थिएट्रिकली लिखा हुआ ड्रामा, एक्टिंग स्टाइल भी बड़ा, वो पॉजेज, ये वो। इट वाज थिएट्रिकल एंड रियलिटी बेस्ड। एग्जैजरेटेड नहीं था। एग्जैजरेटेड होती थी 80s की पाकिस्तानी फिल्म, चीख मारी वहां जाके, कभी सब एक्टिंग कर रहे हैं टीवी पे, बड़ा कंट्रोल्ड इमोशन, तलत सब एक्टिंग कर रहे हैं। ये एक्टिंग आपको देखने को मिल रही है ईरानियन सिनेमा में। पाकिस्तानी सिनेमा ऑडियंस जो है वो नहीं देखना चाहती जो उनको 7 दिन टीवी पे देखने को मिलता है। आज का जो ड्रामा है, मेरे पास तुम हो, चाहे जो भी आपका ऐदे वफा जो चल रहा है ड्रामा हिट, वो सब एक्सटेंशन है उसी कवी खान स्कूल ऑफ थॉट की एक्टिंग की। वो एक्सटेंशन है उसी मोहम्मद निसार हुसैन स्कूल ऑफ डायरेक्शन की, वही अमजद हसन अमजद स्कूल ऑफ राइटिंग की। आप नहीं देखेंगे कि पाकिस्तानी ड्रामे के दरमियान में एकदम लड़ाई शुरू हो गई, गोलियां चल रही हैं, ये वो, बिकॉज साइकोलॉजिकली हम उस पर नहीं सेट हुए हुए, हमारी ट्रेनिंग ही वो है। ईरानियन सिनेमा और पाकिस्तानी टीवी एक जैसा है। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग सो। और इसलिए जब ऑडियंस सिनेमा में जाती है पाकिस्तानी फिल्म देखने, दे वांट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तानी टीवी। तो यानी कि फिर हम रियलिस्टिक चीज वहां नहीं बनाए नहीं, आप बना ले। मैं आपको सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ अभी तक की, चलेगी नहीं कि अभी तक का रिजल्ट आपके सामने। देखें, मैं आपसे ब्लॉग की बात नहीं करता कि आपने कितने जबरदस्त आर्टिकल लिख लिए या लिखवा लिए, या आपको 4 स्टार्स मिले, कौन कौन से। मेरी 3 फिल्मों को 2-2 स्टार मिले हैं आज तक आपके मेन अखबारों से, डॉन, ट्रिब्यून और तीसरा न्यूज़ इंस्टेप। 2-2 स्टार लेके मैं 50 करोड़ रुपए का बिजनेस कर बैठा हूँ। जिनके पास 4 स्टार्स, उनके तरफ बिजनेस तो पता करें, उस पर तो कोई बात ही नहीं करता। अगर फिल्म पैसे नहीं बना रही तो फिर उसका है फायदा तो क्या उसका है? कोई फायदा उसका फायदा नहीं है ना। हमें स्टेज पे नहीं है 150 ब्लडी स्क्रीन्स। वो 150 स्क्रीन्स किन फिल्मों से बनी है मुझे बताएं आप। मुझे एक सिनेमा वाला बता दें जिसने 150 स्क्रीन्स के नंबर पे आया और उसने कहा यार वो केक फिल्म लगी थी तो यार उसके अंदर पैसे नहीं बने तो यार सिनेमा स्क्रीन खोलते हैं। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, सिंपल सा फैक्ट है ना। नामालूम अफराद चली है, उसने 20-25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया तो सिनेमा वाला इसलिए सिनेमा बनाएगा।
बेन रॉय ने अगर इतना बिजनेस किया तो वो इसलिए पैसे सिनेमा बनाएगा। आप कभी सुना है आपने कि मैंने एक शादी घर खोल ली है और शादी घर के अंदर यार कोई शादी नहीं हो रही, वो कोई डांस का फंक्शन नहीं हुआ, कोई मेहंदी का फंक्शन नहीं हुआ, कोई वलीमा नहीं रखा, वो आए थे मौलवी साहब आगे 5 मिनट निकाह करके चले गए, तो एक और शादी घर बनाते हैं। मुझे ये बताइए, एक लॉजिक है ना, आप एक कंज्यूमर मार्केट में बैठे हुए हैं और आप मुझसे बातें कर रहे हैं कि जी वो आप जरूर आर्ट के जरिए चेंज लाएं, मगर मुझे इशू क्या होता है कि आप कमर्शियल सिनेमा को, ये हमारे जितने इंटेलेक्चुअल एलीट और जितना ये आपका इंग्लिश सोशल मीडिया है और आपके इंग्लिश अखबार हैं, ये गालियां किस मुंह से देते हैं यार। ये 150 स्क्रीनें किसने बनाई हैं? ये 150 स्क्रीनें नामालूम अफराद ने बनाई हैं, पंजाब नहीं जाऊंगी ने बनाई हैं, ये 150 स्क्रीन बिन रॉय ने बनाई है, सुपरस्टार जैसी फिल्म में बनाई है जिसको आप वैसे परे हट लब ने बनाई है, आप गालियां दे रहे हैं, आप हमें बेच रहे हैं यार। और अच्छा उसके मैंने देखे जी, अगर तो फ्रैंकली बात यह है कि मुझे मलिक रियाज साहब दे दें 10 करोड़ रुपया कि बेटे या तू लै लै जाके पैसे, तो मैंने कोई नहीं चाहिए, जो मर्जी कर ली देना, तो मैं भी एक बड़ी पैरेलल ऑल्टरनेट फिल्म बना दूंगा, मैं लेके फिरूंगा उसको इस अवार्ड शो के ऊपर, इस अवार्ड शो पे लेके जाऊंगा, मेरे अंदर गिल्ट नहीं होगा कि अगर ये पैसे वापस ना आए तो मलिक रियाज साहब को कुछ हो जाए। तो ये नई जनरेशन जो है ये आगे जाके इसने ही संभालना है। नहीं जी, मगर फिर संभाल रहे हैं ना, ये देखें, ये तो इससे नहीं निकल रहे, ये जो एक चीज़ हमारे हाथ में दे दी है, सब कुछ इस पे करवा लेना हमसे आप, मतलब अब इससे कौन निकालेगा इनको, मुझे बताएं। मेरा नहीं ख्याल निकल सकता। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये ना आप आप पहले भी कह रही थी ना कि इंडियंस अब बड़ा वो ड्रामा डिफरेंट बना रहे हैं, यू नो, देन दैट्स आल्सो बिकॉज उनके अंदर भी बहुत से लोग थे जो अपने टीवी पे ब्रेक इन नहीं कर पा रहे थे बिकॉज विद रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग। सो लकीली फॉर देम दे गॉट अ नेटफ्लिक्स और एन अमेज़न। सो उनको वो जगह प्लेटफॉर्म मिल गए हैं, वरना उनको भी आप नोटिस करें रियलिटी वाला टीवी नहीं आप उन्होंने घुसने दिया अपने उस पर। अब तो खैर हमें देखे हुए सालों साल हो गए क्योंकि चैनल्स ही नहीं आते, पहले तो हम कंपेयर करके अपने ड्रामे पे फख्र करते थे। अभी भी आपको फख्र करना चाहिए, आपका टीवी ड्रामा इतना सुपीरियर, फार सुपीरियर है उन लोगों से। लेकिन अभी भी मुझे पर्सनली बहुत इश्यूज हैं क्योंकि टेलीविज़न पे भी जो कैपेबिलिटी है और होनी चाहिए, चलो अगर हम ईरानी फिल्में नहीं बना रहे और ईरानी फिल्म हमारा टीवी है तो हम अभी भी पीछे हैं। और हमारे मुल्क के जो हालात हैं, हमारे तो इतने इश्यूज हैं, पॉलिटिकली हमें अवेयर करना है, हमें सोशली अवेयर करना है, हमारे समाजी इतने पहलू हैं जिनको हम सिर्फ एक मर्द और औरत को एक दूसरे को हासिल करने के पीछे लगे। जी आपको एक बात बताऊं, मुझे एक और चीज़ लगती है, नॉट एवरी स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, नॉट एवरी नॉवल इज राजा गेद। आई हेयर दिस फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल एंड देन लोग मिलते हैं तो मुझे भी कहते हैं, और मैं बाकी कुछ सेलिब्रिटीज़ के सुनता हूँ, कहते हैं इतनी कहानियाँ हैं यहाँ पे पड़ी हुई है वो। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो लगता है डर्थ ऑफ कहानियाँ हो गई हैं, कहानियाँ कम हो गई। टेलीविजन की बात कर रही हैं, देखिए वो एक बात हुई है ना, कमोडिटी एक कमर्शियल मार्केट है। अब एक टाइप के ड्रामे के ऊपर रेटिंग आ रही है, सब उसके पीछे भागते हैं, दुनिया भर का असूल है, ये होता है और वो होगा, मतलब एक, और मेरे जैसे चंद लोग होते हैं जो बोलते ही रहते हैं। नहीं वो हमेशा हर मुल्क में ऐसे लोग होते हैं who want that, but then that's the way it is। I mean, कोई एक साबुन हिट हो जाए तो आप साबुन के पीछे भाग रहे होते हैं। आपको पता है एक फलां सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा बेहतर, उससे को बेहतर कोई नहीं आई होगी तो आप मगर एक ही सॉफ्ट ड्रिंक पीना चाहते हैं बिकॉज वो एक कूल चीज़ है। या आप सोच रहे हैं ना, फ़ोन इतना अच्छा है, everyone wants a certain 3 कैमरों वाला फ़ोन। You might not need a 3 camera wala phone, but you will be made to believe that you need a 3 camera phone. Yeah. So it's one of those things I feel. So दूसरा मुझे सेंसर का बताओ। कि you are an writer, जी, you are an anchor, दोनों चीज़ों में एक सेल्फ सेंसर है जी और एक रियासती सेंसर है जी। कितना अफेक्टेड होता है? मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, आई डोंट नो, मगर मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर सेंसर का इशू शायद सिर्फ 2 मकाम पर आया है। Okay. एक मुझे याद है, मैं पीटीवी पे एक ड्रामा कर रहा था 2007 में, इंस्पेक्टर खोजी। उसके अंदर एक बार वो कोई लाइन मैंने लिख दी जिसके अंदर वो इंस्पेक्टर खोजी जो कैरेक्टर था वो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है केस, एंड ही सेज कि इनके पैसे इसलिए डूबे, इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में पैसे डुबाए इसलिए इन्होंने कत्ल किया। तो उस पर सेंसर आ गया, पीटीवी पे चलता था वो ड्रामा। तो मैं बड़ा अजीब सा हो गया, मैं कहा मेरा सेंसर किस चीज़ का आ गया? तो पता चलो उन्होंने लिखा आप ये नहीं इम्प्लाई कर सकते कि स्टॉक एक्सचेंज में पैसे डूबते हैं। तो मैं तो समझ ही ना पाया ना, उसी में तो डूबते हैं भाई। नहीं मगर मुझे वैसे, मैंने कहा मैं तो अपने एक लाइन लिखी थी एक कैरेक्टर की, बट ये एक मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग एलिमेंट था। और सेकंड, दैट वाज वन मोमेंट, एंड द सेकंड मोमेंट केम रिसेंटली इन जवानी फिर नहीं आनी 2, जिसके अंदर उन्होंने सेंसर का इशू आया था कि वो आखिर में कोई हमजा अब्बासी का सीन जो था जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्टाइल में बोले थे, ऑल द इमरान खान साहब हैड टेकन द ओथ एट दैट टाइम, मगर वो हमें सेंसर इशू आ गया जो कि हमें बड़ा लड़के निकलवाना पड़ा। दीज वर द ओनली 2 टाइम्स। मुझे फ्रैंकली उसके अलावा कभी
जुमले की तरफ से अपने सेंसर का इशू फील नहीं हुआ, ना फेस करना पड़ा। उसकी एक वजह ये है कि मेरा अपना सेल्फ सेंसर बहुत स्ट्रॉन्ग, वही मैं पूछ रही हूँ कि तो सेल्फ मुझे कभी इस सेंसर तरह क्या की बात कहते हैं? करनी ही नहीं पड़ी या ना जाना पड़ा। मेरा कोई दिल भी नहीं है कि मैं गाली निकालूं या कोई ऐसी बात कर दूं। मेरे तो बल्कि बहुत से वर्ड्स होते हैं जो कि हमने इन द लास्ट 3 years, लाइक आई कैन कोट माई शो, कि हमने ख़त्म करवाए हैं। लाइक आई टोल्ड देम एंड आई डोंट लाइक टू यूज़ इट माई सेल्फ इवन, और हमारे जो बाकी पैनलिस्ट हैं वो लोग भी नहीं बोलते कि हम बकवास नहीं बोलने देता मैं। ओके, कि मैंने कहा नहीं, बच्चे, हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा वो वेरिड हो चुकी हुई है, बड़ों से लेके बच्चों तक। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आप खुद फिल्म के प्रोड्यूसर होते तो जवानी फिर नहीं आनी में अपने आप को लेते? जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वो मैंने मुनासिब एक्टिंग कर ली, बहुत अच्छी की थी, लेकिन इतना बड़ा रोल दोस्तियों की वजह से मिला कि नदीम को पता था यू कैन डू इट? नहीं, नदीम को पता था कि आई कुड डू इट। एक्चुअली बहुत से लोग ये समझते हैं, और हम खैर बाद में बहुत मजाक भी करते हैं, मैं खुद भी इस बात का मजाक उड़ाता हूँ बहुत ज़्यादा कि खुद ही लिख के खुद ही आ जाएं आप अंदर। आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने एक शो के अंदर ही अपने भी जोक क्रैक किया था, मगर बिकॉज नदीम हैड एक्टेड मी, हैड डायरेक्टेड मी इन प्लेस। आज से 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद भी नदीम के साथ मैंने काम किया, तो नदीम को पता था। इससे पहले नदीम ने मेरे साथ लास्ट जो किया था वो हमने एनी क्या है कि बारात किया था, काश तू मेरा बाप ना होता, उसमें मैंने नदीम के साथ काम किया। सो नदीम न्यू ओके एंड यू, आई थिंक कि वो कैरेक्टर तुम्हें इतना करीब से पता था कि यू हैव डन इट वंडरफुल, वंडरफुल। थैंक यू। अच्छा जी, अब वही गेम खेलूंगी जो आपने मेरे साथ खेली थी, जरूर, प्लीज, ठीक है? प्लीज। शान अगर एक्टर ना होता तो क्या होता? पॉलिटिशियन। किस पार्टी का? वैसे ये उनके लिए मुश्किल होता, उनकी अपनी पार्टी होती है मेरे ख्याल से। फवाद खान? फवाद खान एक्टर, देखिए ऑल्दो उसने तालीम हासिल की थी कुछ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर्स की, मगर मुझे लगता है कि ही शुड हैव बीन अ वेरी सक्सेसफुल बैंकर। एंड नॉट दैट ही नोज, लगता तो है बैंकर टाइप लगता है, ऑल्दो बैंकर दिमाग नहीं है उसका। सो आई एम बैंकिंग, अपनी लुक्स की वजह से एक बहुत को प्रेसिडेंट होता है। कितना प्यारा लगता है ना वो मुझे, या लॉयर, वो सूट्स वाला लॉयर। लॉयर भी वो हाँ होता, मगर उसकी लड़ाई होती, वो पहली हियरिंग में उसने मेरे ख्याल से उस पर बैन लग जाना था, क्योंकि वो एक अच्छा मुझे तो वो बहुत कम गो लगता है, मुझे तो लगता है वो कुछ नहीं कम को लगता है, बट when he's talking with conviction about something, he's really passionate. तो इसलिए I would have suggested banker ठीक था। नदीम बेग क्या होता? नदीम बेग I think psychiatrist. हुमायूं सईद? हुमायूं सईद का मुझे लगता है शादी हॉलों का एक बहुत बड़ा एम्पायर होना चाहिए था। मुझे लगता है ऐसा, पता नहीं वो शादी हॉल के, आप हॉल के थ्रू गुजर के जाएं, पीछे एक कमरा होगा, उसके अंदर एक बड़े से टेबल के पीछे हुमायूं सईद काले शलवार कमीज़ बैठे हुए हैं, और अब कह रहे हैं सर उनको कि मुझे ये मेरी 13 नवंबर को शादी की तारीख है, सर कोई कंसेशन मिल जाएगा? मैं सब कह रहे हैं नहीं, पहली हैगी तो मैं नहीं देंगा, दूसरी दे देंगा। तो आई डोंट नो, आई जस्ट हैव दैट फीलिंग। अहमद अली भट्ट? अहमद अली भट्ट की अपनी एक बहुत बड़ी हलवाई की दुकान होनी चाहिए, जिसके पीछे वो, और मजे की बात है कि वो अपने पर्सनालिटी और सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से आपको हलवा खरीदने में मजबूर कर देते हैं। वो तो उसको देख के दिल कर जाता है खाने को। ये आपकी अपनी लाइकिंग का मसला है, आप ठीक करवाएं उसको। आपको अहमद भट्ट को देख के खाने वाली हलवा खाने को दिल चाहता है, नहीं उसको देख के खाने वाली चीज का ज़हन में आता है कि माशाल्लाह कि एक सोचे, एक भट्ट स्वीट्स टाइप की एक दुकान होती, भट्ट हलवा, और उसके पीछे भट्ट साहब काउंटर के पीछे बैठे हुए हैं, और आप आए और भट्ट साहब की एक शक्ल देखे तो आप आधे कन्विंस हो जाएं, और बाकी कन्विंस भट्ट साहब का नहीं, खाओ खाओ, जिंदगी आनी जानी चीज़ है, बनना खुश होकर मरना चाहिए। तो आप हलवा ले जाएं। मावरा हुसैन को तो सिंपली एक कॉर्पोरेट लॉयर होना चाहिए था। अमेरिका से उन्होंने लॉ भी पढ़ा हुआ है उन्होंने, बिल्कुल। तो और वो कॉर्पोरेट लॉ में सही रहती हैं, वो हाँ वो वहाँ पे सही रहती हैं। कोई बैंक्स के और कॉर्पोरेशंस के केसेस लड़ रही होती हैं, वो जैसी लगती हैं वो वैसे प्रेजेंट होती हैं। वो कत्ल का केस लड़ते हुए अच्छी नहीं लगती हैं, कुछ चोरी डाके का, तो इसलिए कॉर्पोरेट लॉयर। ओके। महविश हयात? महविश हयात को एथलीट होना चाहिए था। इकरा अजीज? I don't know Ikra that well. I've just met her maybe once or twice in my life. और मेरे ख्याल से इकरा को यासिर की बीवी होना चाहिए, जो कि वो हो माशाल्लाह शादी हो रही है उनकी। आयजा खान? I have worked with Aiza in Pyare Afzal, and I will say I feel that she's a very sweet and genuine person. So I think she would just be not doing anything and just, being a housewife even and raising kids. I don't know, I just always get that feeling from Aiza. Okay. Sania Saeed? She acting teacher. Okay. Iffat Umar, host.
वो तो मैं हूँ। अगर मैं ये ना भी होती तो क्या होती? ये ना भी होती हैं आप, आई थिंक आपकी अपनी एनजीओ होनी चाहिए थी। ठीक है, आपने मुझे खुश किया, मैं बहुत खुश हो गई इस बात से। अच्छा, अवार्ड शोज आपने बहुत होस्ट किए जी। अवार्ड शोज में कुछ ज़्यादा मजाक नहीं उड़ा देते आप सीनियर एक्टर्स का, या वो एक्टर्स जो वहाँ पे मौजूद भी नहीं होते, या जो पूरी दुनिया में हो रहा है वही आप भी कर रहे हैं? नहीं, अच्छा, मैं तो अपने उसके हिसाब से बोल सकता हूँ कि मैंने तो नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि किया हो। सीनियर एक्टर्स का मजाक वगैरह मैं तो नहीं कर पाया। मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो मैं गया हूँ, नुमान एजाज साहब से मेरी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने 1-2 बार उनको बुलाया था और उनके साथ मैंने जो किया था, मैं आई कैन टॉक फॉर माई सेल्फ ओनली दैट मैंने तो ये नहीं किया हुआ। बट आई हैव बीन रीडिंग रिसेंटली, अभी एक्चुअली मैंने कुछ अरसे से किया भी नहीं अवार्ड शो होस्ट, इट्स बिन 2 years। उससे पहले मैंने 5-6 साल लगातार किए थे अवार्ड शोज़ मुख्तलिफ। अभी मैंने 2 साल से अवार्ड शो की होस्टिंग नहीं की। अभी आई एम गोइंग टू बी डूइंग वन इन 2020 के बिगिनिंग में एक शो होस्ट कर रहा हूँ मैं शायद। मगर मैंने तो बड़ा इस चीज़ का ध्यान रखा है कि मैं ना कर पाऊँ, ना करूँ ये। बाकी अभी रिसेंट टाइम्स में मैंने भी पढ़ी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, आई गेस वो जिनकी हुई हैं दे कैन talk about it and speak for themselves. That's not my style, so I You don't agree with it, ना? ये देखें, I don't agree with things that at times, you know, वो कई बार होगा कि आपकी पर्सनल उसमें आ जाती है कि आप नहीं कर रहे तो किसी और ने किया, वो वाली बात आ जाती है। मगर कुछ जगह पे मुझे लगता है कि उन लोगों की गलती भी थी, कुछ जगह पे मुझे लगता है कि जो रिएक्ट करने वाले हैं वो भी बात का बतंगड़ बनाते हैं। ओके, अच्छा, अगर डायरेक्शन की तरफ जाने का है कोई ख्याल आ गया? दिल बड़ा चाहता है, हिम्मत नहीं होती। हिम्मत क्यों नहीं होती? डर लगता है। आप जब नदीम बेग जैसे डायरेक्टर के नीचे काम कर लें, फिर आप ये सोचते हैं ना कि इतना अच्छा करना पाएगा, ऐसा नहीं होएगा। यू काइंड ऑफ गेट अ कोल्ड फीट, आई गेस। नहीं, वैसे इरादा है कभी करोगे? लॉन्ग टाइम बैक आई यूज्ड टू डायरेक्ट इन थिएटर, और मैंने टेलीविजन के अंदर भी 2007-5 में शायद डायरेक्शन थोड़ी सी की थी, और मैंने छोड़ दी थी। मैंने कहा इट्स बेटर दैट आई राइट, rather than me writing one script and then directing it as well, it's better that I write 2 scripts and give it to 2, you know, able directors, तो आउटपुट थोड़ा ज़्यादा निकल आएगा। मगर दिल मेरा ऑफ कोर्स चाहता है डायरेक्शन की तरफ। अच्छा, मज़ाक में किससे, किसी पर्सनालिटी से इंस्पायर्ड हो या रवायात से इंस्पायर्ड हो? कोई लाहौरी पंजाबी रवायात? मुझे नहीं पता जी मैं किससे हूँ। ये मुझसे सवाल अक्सर मैं सोचता भी हूँ और मुझे करते भी हैं लोग। आई नो पीपल दैट हुज ह्यूमर आई लाइक इन राइटिंग। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ अनवर मकसूद साहब। ओके, उनकी तरह मैं कहीं, मतलब वो इतना ही डिफरेंट डिस्टेंस है मेरे और अनवर मकसूद साहब की राइटिंग में जितना लाहौर और न्यूयॉर्क में होगा। okay. तो दूर से देख के बंदा स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पसंद तो कर सकता है ना कि तस्वीर देखता है कि बहुत अच्छी है। तो मेरा वो हिसाब है। अनवर मकसूद साहब की राइटिंग, फारूक कैसर साहब की राइटिंग का मैं बहुत फ़ैन हूँ। दो कि वो बहुत कम लिखते हैं मगर उनके कुछ ड्रामे वगैरह मुझे बहुत पसंद हैं। फिर ये मतलब वो लोग थे, यूसुफी साहब की बुक्स के अंदर राइटिंग बहुत ज़बरदस्त मुझे लगती है। मगर आप मेरा काम देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो मैं इन तीनों के करीब भी नहीं हूँ कहीं पे। मेरी अपनी राइटिंग मुझे नहीं समझ आती। मुझे लगता है कि जब मैंने राइटिंग इनिशियली शुरू की थी तो दैट्स बिकॉज आई डोंट नो, इट जस्ट हैपेंड। Really? Honestly, I don't know. I am not a funny person. I will tell you honestly. I'm a very serious person. I'm a very shy person. A lot of people, उन बेचारों को कई बार झटका लगता है जब वो मुझसे मिलते हैं कि आप टीवी में तो बड़े फनी होते हैं, आप फिल्म में तो बड़े होते हैं। मैं नहीं हूँ। नहीं, यू आर नॉट अहमद अली बट के हर वक्त ही वो होता, लेकिन बड़े स्मार्ट और पॉइंट किस्म के आपकी जुगतें होती हैं। आई डोंट नो, वो मगर मुझे इंस्पिरेशन मुझे एक्चुअली मुझे नहीं पता नहीं, मुझे लगता है शायद ये एक, कभी मैं सोचता हूँ मुझे एक वे आउट लगता है आउट ऑफ मिजरी और सैडनेस। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लोगों के मुंह पे स्माइल देख के अच्छा लगता है। नहीं, आर यू एन अनहैप्पी पर्सन? नो, आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि मुझे लगता है ऐसा कि वो कोई स्माइल आता है ना तो मुझे लगता है कि अच्छा है। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे अभी तक याद है जब डॉली की आएगी बारात चल रहा था, साइमा चौधरी, बुशरा आपा, बहुत फेमस हुआ ड्रामा और बड़ा एक उस वक्त जो भी था। तो मुझे एक बार ना एक हमारी दोस्त थी, उन्होंने मुझे मैसेज किया, हमारे कॉलेज में होती थी, उन्होंने कहा कि वो मुझे ये मैसेज किसी और ने कहा कि पहुँचा ज़रूर दें उनको। तो मैंने कहा अच्छा। तो वो मैसेज क्या था, उन्होंने बताया कि मेरी वालदा, सम लेडी हैड मैसेज फ्रॉम लंदन थ्रू दैट पर्सन, और उन्होंने कहा कि मेरी वालदा इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड शी इज़ गोइंग थ्रू हर सर्जरीज एंड फाइटिंग कैंसर। तो वो कीमोज़ करवाती हैं और एक बहुत तकलीफ दे प्रोसेस है ये पूरा जो होता है आपका। कहती तो उसके बाद ना जब वो घर आती हैं ना
तो वो कहती हैं कि मुझे डॉली की बारात लगा दो, और फिर वो साइमा चौधरी और वो जो है पूरा ड्रामा देख के वो हंसती रहती हैं, पैसे पूरे हो गए। तो वो मैं आपको बताऊं, अभी मुझे इतना उसके बाद फेम भी मिला और मुझे फीडबैक भी बहुत ज़बरदस्त और मुख्तलिफ टाइप का, मगर मेरे लिए ये मैसेज आज तक, इट्स बिन व्हाट 9-10 years नाउ सिंस दैट प्ले, 10 साल होने वाले हैं, 2010 लेकिन अभी भी लोगों को याद है। तो मगर मुझे ये मैसेज याद है। मेरे लिए मोमेंट मैं सोचता हूँ कभी बैठ के अकेला कि यार वो खातून जो बेचारी कीमो से गुजर के आई होगी, अगर वो किसी एक जुगत पे, किसी एक लाइन पे बुशरा आपा की हंस पड़ी तो यार बड़ी बात हुई होगी। या फिर मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं अभी जब अगर जवानी देख रहा था तो मुझे कहीं पॉइंट पे ना बीच में वो होता कि यार वो कोई लाइन आती जो एक वो जो 400 बंदा इकट्ठे एक लाफ्टर में रप्ट होता है ना, और वो मतलब आप कभी सोचें इस सिनेमा, आई एम गोना ब्रेक इट डाउन फॉर यू। मुझे याद है मैं अभी अब जब जवानी हम देख रहे तो मैं और अहमद एक दिन ना किसी छुप के सिनेमा में चले गए। वो मेन स्ट्रीम सिनेमा था जो 500 बंदों वाला होता है। अच्छा वो ईद के दिन तो 500 बंदे ही थे उसमें। तो वो क्योंकि अंदरून शहर लाहौर में था तो वो ख़वातीन नहीं होंगी उस पर आई होंगी। ईद का दूसरा दिन था, वो मोटरसाइकिल और रक्षा और सब किस्म का क्राउड था। तो वो बीच में जहाँ पे उनको होता, अच्छा अब एक पॉइंट आया, अभी ज़रा मैं शौकी बात कर रहा हूँ, माइंड ना करिएगा, मगर वो अहमद से मैंने कहा, वो मेरी शर्तें अहमद से लगे, हम इस तरह ही करते हैं बचकाना हरकतें। मैंने अहमद से कहा, मैं कहा अब ये आने लगी है लाइन तो बट इस पर ना लाफ्टर होनी है। तो वो लाइन आना शुरू हुई। वो अहमद मेरा, फ़हद का और हुमायूं का एक सीन है, तो वो एक वो लाइन थी कि पाकिस्तानी बीवियाँ, पाकिस्तानी औरत तो शादी से पहले मोहब्बत शुरू करती है और फिर कब्र तक छोड़ कर आती है, समथिंग लाइक दैट। मुझे खुद नहीं लाइन याद अपनी। तो वो लाइन आ रही और ये मैंने कहा अभी आएगी अभी आएगी अभी आएगी, और जैसे वो लाइन आई तो उसके बाद ना एक आधे सेकंड का पॉज आता था फॉर जस्ट पीपल टू रजिस्टर, और उसके बाद दे वुड इरप्ट इन अ लाफ्टर, एंड दैट लाफ्टर के बाद दे वुड इरप्ट इन अ क्लैपिंग सेशन। अच्छा आप कभी इस चीज़ को सोचिएगा कि आप अकेले बैठे हुए हो या चाहे लोगों के साथ ही बैठे हो, आप पहला आपकी हिस्स क्या छिड़ती है कि आप की चिड़ी और आपके मुंह पे स्माइल आया। स्माइल से आप जाते हैं, मुंह खुलता है, मुंह खुलने के बाद आप कहकहा लगाना शुरू करते हैं, और जब कहके में भी आपकी बॉडी एनर्जी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही तो आप आखिर में तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। व्हाट अ मोमेंट। अब ये जो ब्रेकडाउन है ना इस इमोशन का, ये मेरे लिए एक बड़ी हाई है। आखिर में मैं ये पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे लिखे हुए कैरेक्टर्स में से जी कोई ऐसा कैरेक्टर जो तुम सोच रहे हो कि वाकई कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं था पर इस इंसान ने 4 चांद लगा दिए, और कोई ऐसा कैरेक्टर जो तुमने बहुत अच्छा लिखा और अगले ने उसकी मिट्टी पलीत कर दी? अच्छा जो मिट्टी पलीत वाला है वो एक अभी रिसेंट टाइम्स में अभी जवानी 2 के अंदर एक मिसकास्ट हो गया था। आई वुडंट नेम द एक्टर, तो अच्छा नहीं लगता वो, मगर सपोर्टिंग में एक कैरेक्टर थे जो कि हमने किसी और साहब को कास्ट किया था, वो लास्ट मोमेंट पे नहीं आ सके। तो उनकी जगह एक और साहब आ गए और फिर वो उन्होंने हमारे साथ बहुत चोगा लगाया। वो 2 दिन तक हम उनसे सीन ही ना करा पाए। तो वो एक बड़ा एक, अब हम हंसते हैं कि जो हमारे साथ हुई थी, मगर वो एक, अब मैं दोबारा वो फिल्म देखूंगी है ना, और मैं तुम्हें फोन करके बताऊंगी आई गेस्ड इट। बिल्कुल। तो वो एक मिसफायर था, मगर जो कैरेक्टर अच्छा बहुत ज़्यादा कर दिया, वो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से कैरेक्टर्स जो मैं कहूँ, आई थिंक नुमान एजाज साहब इन जैक्सन हाइट्स, उनका जो कैरेक्टर था वो नोमी भाई ने इतना उसको आगे ले गए थे कि वो आई थिंक कमाल उन्होंने किया था। और उसके अलावा इतना लिखा भी नहीं है, और इतना को मैं आपस की बातें इतनी को मुश्किल कैरेक्टर में लिखता भी नहीं हूँ कि आप कहें कि कोई एक्टर ना उसको कर पाए। बस यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। नदीम ने बता दिया कि जो आपकी फिल्म लव गुरु है उसमें हम आई हूँ। अब आप अगर हमें बता दें कि हीरोइन कौन है तो हमारे प्रोग्राम ये में अगर हमें फाइनल हो जाए तो मैं आपको जरूर बताता, और अगर मुझे कोई बता दे ये तो मेरे लिए भी बड़ी अच्छा, आई हैव अ फीलिंग इट्स मायरा खान। चलें, आपकी इस बात पे मायरा खान को मुबारक हो, क्योंकि मुझे नहीं बता रहे डायरेक्टर, ये आपको बता रहे हैं। I have a feeling। ये भी आप जाती चेक करें कि एक इंसान लिख रहा है और उसको नहीं पता और इफ़त जी को पता चल गया। नहीं, मेरी एक गट फीलिंग है, मुझे एक लफ्ज नहीं बताया नदीम ने, अच्छा, पर मेरी एक गट फीलिंग है कि इट्स मायरा, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप वाकई जो हो वन ऑफ दोस पीपल जिस पे हम प्राइड लेते हैं। अरे नहीं, थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी वेरी काइंड ऑफ यू, एंड कमिंग फ्रॉम यू हु वी हैव लिटरली लुक्ड अप टू, एंड आई स्टिल रिमेंबर द टाइम जब आप आई थिंक मे बी लेट 90s की बात है, आपको लाल रंग की शराइट होती थी, बिल्कुल होती और आप जाती थी और हम सड़क पे स्टूडेंट टाइप खड़े होते थे और हम देखते थे अरे वो इफ़त उमर जा रही है, तो वो बड़ा इफ़त रहीम थी आप, तो वो होता था वो यार ये तो सुपर मॉडल एक्टर जा रही है और हम
अपने बस के और वैगन के इंतजार और में अब खड़े होते थे। अब इफ़त उमर देखती हूँ, ओ वासे जा रहे द सुपरस्टार। अरे नहीं कोई सुपरस्टार स्टार नहीं, बस No, seriously, बात we चल take रही pride है। in your work. Thank you so much, that's very kind of you. And thank you so much for being on my show. Thank you, my pleasure. और नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। खुदा हाफिज़।